हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मॉक थर्ड में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। इन चारों में से कौन सी करेक्ट है? चलिए पढ़ते हैं। ए है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। या फिर एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज सेड टू बी वॉइड। एन एग्रीमेंट विच इज़ लीगल मे बी वॉइड। An agreement enforceable at the option of one party is void। तो void एग्रीमेंट के बारे में बताना है कौन सा होगा। जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है वो होगा, या फिर एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिबल है और दूसरी के पे नहीं है, या फिर जो एग्रीमेंट लीगल है वो भी void हो सकता है, या फिर एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिबल है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, एन एजेंट अपॉइंटेड बाय मोर देन वन प्रिंसिपल इज लाइबल। एजेंट अपॉइंट किया गया है और उसके प्रिंसिपल एक से ज़्यादा है। प्रिंसिपल एंड एजेंट की जो रिलेशनशिप होती है उसमें एजेंट तो एक है लेकिन प्रिंसिपल ज़्यादा है, तो उसमें वो जो एजेंट है वो लाइबल कैसे होगा? सेवरली लाइबल होगा, जॉइंटली लाइबल होगा, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होगा, या फिर इधर ए बी और सी। आंसर इज इधर ए बी और सी। नेक्स्ट इज, ए इन्वाइट्स बी फॉर हिज सन्स वेडिंग। ए ने बी को इनवाइट किया उसकी बेटे की शादी के लिए, तो बी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस केस में देयर इज़ एन एग्रीमेंट बट नो कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है, सिंस क्योंकि देयर इज़ नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है, या फिर लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, या फिर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं है ऑफर की। आंसर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो कोई इंटेंशन तो है नहीं। नेक्स्ट इज, इफ द बेली मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स। तो इसमें क्या है, बेली ने बेलर की जो गुड्स हैं उसको खुद की गुड्स में मिला दिया, या वो भी बेलर की बिना कंसेंट की। तो उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बेली लाइबल होगा जो सेपरेशन ऑफ गुड्स एंड डैमेजेस के एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए, या इफ गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, या फिर द बेली इज लाइबल टू कॉम्पनसेट द बेलर फॉर द गुड्स ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इफ द गुड्स आर इररिस्पॉन्सिबल। बोथ एंड बी नीदर ए नॉर बी। आंसर इज ऑप्शन ए। द बेली इज लाइबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गुड्स एंड डैमेजेस। है 56, मैच करना है, इसमें केसेस बताने हैं किससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। लालमन शुक्ला वाला केस किससे रिलेटेड है? जर्नल ऑफर, MC पियर्सन, ये है इनविटेशन टू ट्रीट। बनवारी लाल का केस, ये किससे रिलेटेड है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और ये बच गया ये प्रिविट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, which of the following is not relevant in determining the quantum of damages under section 73 of Indian Contract Act? क्या relevant नहीं है damages को determine करने के लिए 73 में? मोटिव, मैनर, लॉस सफर्ड, या फिर बोथ एंड बी? आंसर इज मैनर। कोई मैनर नहीं देखा जाएगा चाहे किसी मैनर में किया हो। नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बतानी है कौन सी करेक्ट है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट। कम्युनिकेशन कब कम्प्लीट होगी एक्सेप्टेंस की? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। कौन सी करेक्ट है इनमें से? आंसर इज बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, if the compensation to be paid on breach of contract is the genuine pre-estimate of the propositive damages, it is known as, क्या कहेंगे इसको? स्पेशल डैमेजेस कहेंगे, पेनल्टी कहेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, या लिक्विडेटेड डैमेजेस? आंसर इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। नेक्स्ट इज, द वर्ड सिग्निफाइज इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिकेट्स। सेक्शन 2 में जो वर्ड सिग्निफाई दे रखा है पहले ही उसमें है ए में 2A में, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? दैट द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, दैट द ऑफर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, इधर ए और बी, नॉन ऑफ दिस। आंसर इज मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट इज,
असर्शन रीज़न दे रखी है, बताना है कौन सा करेक्ट है। असर्शन है compensation is recoverable from any loss or damages which the parties knew at the time of contract as unlikely to result from the breach of the contract because above the rule is laid down in Hadley versus Baxendale case. Answer is both A and B are wrong. Next is where A is a tenant, A tenant है, pays the property tax on behalf of owner B. B के जो ओनर है वो है B और उसके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है, तो हु इज़ बाउंड टू पे इट, बाउंड कौन है उसको पे करने का प्रॉपर्टी टैक्स को। ए इज़ एंटाइटल टू बी रीएम्बर्स्ड बाय बी, नॉट एंटाइटल टू बी रीएम्बर्स्ड बाय बी, या फिर हिमसेल्फ हैज़ टू ब्रीच सच टैक्स, बोथ एंड बी हैव टू बी बियर सच टैक्स इक्वली। बी ओनर है और ए टीनेंट है, तो वो जो टीनेंट है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है बिहाफ ऑफ ओनर बी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है जो कि बी बाउंड है उसके लिए, तो फिर ए एंटाइटल होगा या नहीं होगा पैसा लेने के लिए। आंसर इज एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड बाय बी। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा, लेकिन वो जो लॉ है जिसकी मिस्टेक पे वो हुआ है वो इंडिया में फोर्स में नहीं है, तो वो वॉइड होगा, वेडेबल होगा, या फिर सेम इफेक्ट होगा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। नन ऑफ द बो। आंसर इज हैज़ द सेम इफेक्ट एज थ्रो इट वाज कॉज्ड बाय ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट इज ए फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्स इफ द परफॉर्मेंस इज। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब एंटाइटल होगा, अगर परफॉर्मेंस कमर्शियली इम्पॉसिबल होगी, रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगा, ऑल द बो। आंसर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेटर इज वैलिड in respect of disputes already arisen, in respect of disputes which may arisen in future, both A and B, neither A nor B. Answer is both A and B. Next is whether all agreements made without consideration are void. क्या जो विदाउट कंसिडरेशन के एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं वो सारे ही एग्रीमेंट्स void होते हैं। यस, नो, नो, इफ परमिशन फ्रॉम कोर्ट इज obtained, none of the above. Answer is no. Next is a contract with B to pay B rupees 1000 if he fails to pay B rupees 500 on that day. कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि अगर कि बी को 1000 रुपये दिए जाएंगे अगर वो उसी दिन उसको 500 रुपये पे नहीं करता, फेल हो जाता है 500 रुपये देने में, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसका। बी इज एंटाइटल रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1000 एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वर्ड, वर्डेबल, इलीगल, वैलिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद कंटिन्यूइंग गारंटी इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंटिन्यूइंग गारंटी से कौन सा सेक्शन डील करता है, 129, 126, 123, 130। आंसर इज 129। क्रेडिटर इज ए पर्सन, क्रेडिटर कौन होता है, कौन किसको कहेंगे, पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, हु गिव्स द गारंटी, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, नन ऑफ द अबव। आंसर इज टू हुम द गारंटी इज गिवन। नेक्स्ट इज in which of the following circumstances original contract need to be performed। किस circumstance में original contract perform किया जाना चाहिए, novation, recession, alteration, stipulation। Answer is novation। Next is A having contracted with B to supply B with 1000 tons of iron at 100 rupees a ton to be delivered at a stated time। Contract 1 के बीच में 1000 टन आयरन सप्लाई करने का, वो भी पर टन के 100 रुपीज़। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी फॉर द परचेज ऑफ 1000 टन ऑफ आयरन एट 80 रुपीज़ ए टन। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 टन्स का, तो 80 रुपीज़ पर टन। टेलिंग सी दैट ही रिक्वायर्स सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट इन बी।
सी फेल्स टू परफॉर्म, सी फेल हो गया परफॉर्म करने में, ए विल बी एंटाइटल टू, ए किसके लिए एंटाइटल होगा, लॉस ऑफ अर्ट या फिर नो compensation, compensation for loss of profit along with any damages which he might have to pay to be on account of breach, none of the above. Answer is compensation for loss of profit along with any damages which he might have to be pay to be on account of breach. Next. If a minor's guardian make a contract with an insurance company insuring minor property against fire in the event of fire, so the minor is entitled to enforce his claim for compensation for loss of property against the insurance company. Next is A promises B a job in government service and B promises to pay 1000 for it. गवर्नमेंट जॉब लगवानी है, ए बी से प्रोमिस करता है और बी प्रोमिस करता है पे करने की 10,000 जॉब के लिए. द एग्रीमेंट इज, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, एनफोर्सिएबल ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट या फिर एनफोर्सिएबल ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट. आंसर इज वॉइड. आपको सबको बताइए इलीगल है. नेक्स्ट इज राइट ऑफ लियन ऑफ एन एजेंट. राइट ऑफ लियन ऑफ एन एजेंट, एजेंट का जो मतलब लियन का राइट है एजेंट के ऊपर. तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? एक्सटिंग्विश हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर कैसे हो सकता है? इज एक्सटिंग्विश्ड बाय हिज पार्टी विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट विशिएट फ्री कंसेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फ्री कंसेंट को कौन विशिएट नहीं करता इनमें से? मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, मिस रिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस. Answer is mistake of law in force in India. Next is duty to mitigate damages on the part of injured party arises in case of anticipatory breach, in case of breach at the time fixed for performance of the contract, both A and B, either A or B. Answer is either A or B. Next is two or more persons are said to consent when. कब consent में माने जाएंगे two or more person? When they agree upon the same thing in the same sense. Option C is correct. Next is in standard form contracts. Standard form of contract में बताना है इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा. The individual has no choice but to accept. Standard form में इंडिविजुअल के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती. नेक्स्ट इज a contract with B to deliver to him at a specified price certain merchandise on board a ship which cannot arrive for a month, and B engages to pay the merchandise within a week from the date of contract. B does not pay within a week. B पे नहीं कर पाया एक वीक में, तो A is promised to deliver and need not be performed. A is promised to deliver and needs to be performed. Option D is correct. B must make compensation. Next is under the contract act the consideration or object of an agreement is lawful unless कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट होता है जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का, वो लॉफुल है अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑल ऑफ दीज. आंसर इज इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. अगर लॉ के द्वारा फॉरबिडन नहीं है तो. नेक्स्ट इज in which case it was held that if arbitrator acts in disregard of the contract and without jurisdiction then he commits legal misconduct. कौन से केस में बोला गया था ये? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस चंदू कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर से कौन सा केस रिलेट करता है इनमें से? टिन वर्सेस हॉफमैन एंड कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली क्या सजेस्ट करता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या स्पेसिफाई करता है, क्या लेस डाउन करता है? आंसर इज स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रोमिस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज क्लेम फॉर necessaries of life supply to a lunatic under 68 of Indian Contract Act can be enforced against. किसके खिलाफ एनफोर्स कर सकते हैं इस केस में नेसेसिटीज सप्लाई करने में? द लुनेटिक्स प्रॉपर्टी और एसेट.
नेक्स्ट इज असर्शन रीजन दी गई है, बताना है हमें कौन सा करेक्ट है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो श्योरिटी की और प्रिंसिपल लेटर की लाइबिलिटीज़ हैं वो को एक्सटेंसिव रहेंगी अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया गया है तो। रीज़न क्या है, एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, कि भाई श्योरिटी की कंसेंट के बिना कोई भी अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया गया है या फिर उसकी टर्म्स में चेंज किया गया है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें, तो डिस्चार्जेस द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू वेरिएंस। तो उसकी श्योरिटी को डिस्चार्ज हो जाएगा उसके ट्रांजैक्शन से, जो बाद में ट्रांजैक्शन हुई है, बाद में वेरिएंस हुई है उससे रिलेटेड बस। तो बताइए कौन सा करेक्ट है। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज मैच इट करने हैं भाई, इनमें बताना कौन सा राइट है। ए राइट विच ऑल्दो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इज़ नॉट एनफोर्सिबल। रिकॉग्नाइज तो किया गया है लेकिन एनफोर्सिबल नहीं है, तो उसको कौन सा राइट बोलेंगे, इम्परफेक्ट राइट। ए पर्सनस राइट इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट को क्या बोलेंगे। प्रॉपर्टी का आपको पता है प्रोप्राइटरी राइट कहते हैं। ए पर्सनस राइट रिलेटिंग टू स्टेटस एंड दिस दैट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट जो स्टेटस से रिलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है उसको कौन सा बोलेंगे, पर्सनल राइट। और ए राइट विच डज नॉट क्रिएट एन इमीडिएट इंटरेस्ट, कोई इमीडिएट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, वो हो जाता है कंटिजेंट राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओवरराइड, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस हैं वो कौन से लॉ को ओवरराइड करती हैं। ऑल द अबो, इन सारे ही लॉ को ओवरराइड करती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस। नेक्स्ट इज A consigns goods to be for sale and gives him instruction not to sell under a fixed price. C, being ignorant of instructions give to B, either enters into a contract with B to buy the goods at a price lower than the reserved price. तो A बाउंड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नहीं बाउंड होगा, या फिर उसका राइट ओनर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर वॉइड होगा। आंसर इज ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बाउंड होगा ये। नेक्स्ट इज ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड, प्रपोजल कब रिवोक नहीं किया जा सकता, आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और नॉट कैपेबल ऑफ सर्टेनिटी इज, एग्रीमेंट किया गया है लेकिन उसका मीनिंग सर्टेन नहीं है और कैपेबल भी नहीं है सर्टेनिटी की, तो वो वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा, एनफोर्सिबल होगा या फिर वॉइड होगा। Answer is void. Next is an agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is, restraint of marriage का agreement है किसी person के साथ लेकिन minor नहीं है उसमें, उस agreement में, तो क्या वो void होगा, voidable होगा, contingent agreement होगा या फिर none of the above। Answer is void, restraint of marriage void ही होगा। Next is A tells B that he will pay him ₹1,000 when he turns 30. Is this a contingent contract? इन्होंने बोला है, A ने B को बोला कि वो जब 30 साल का हो जाएगा तो वो उसे 1,000 रुपीज़ देगा, तो क्या ये contingent contract है। आंसर इज यस, द पेमेंट इज कंटीजेंट अपॉन द अकेरेंस ऑफ एन इवेंट। उसने बोला 30 साल का हो जाएगा तब, तो वो 30 साल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इज वेयर पर्सन रेसिप्रोकली प्रोमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग, रेसिप्रोकल प्रोमिस की बात आ गई है कि पहले तो कुछ सर्टेन थिंग करने के लिए जो कि लीगल है प्रोमिस किया है, और दूसरा क्या है, अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। और सेकंड उसने कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में बोला है कुछ सर्टेन थिंग्स करने की जो कि इलीगल है, तो एक में इलीगल है दूसरा में इलीगल है, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सही माना जाएगा कौन सा गलत माना जाएगा आपको बताना ही है। फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकंड इज वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी अंडर सेक्शन 130 इज, 130 में जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उसको क्या बोलेंगे, इरिवोकेबल एब्सोल्युटली
रिवोकेबल एज रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन या फिर रिवोकेबल एब्सोल्युटली इधर ए और बी. आंसर इज रिवोकेबल एज रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. इनमें से बताना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा. पढ़िए इनको. आंसर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू लेट हर डॉटर ऑन हायर टू बी फॉर concubinage. Next is a person appointed by an agent under the authority of principal is known as. पर्सन अपॉइंट किया गया है एजेंट के द्वारा और प्रिंसिपल की अथॉरिटी के अंडर, तो उसको क्या कहेंगे. एजेंट के द्वारा एक और पर्सन अपॉइंट किया गया है, उसको क्या बोलेंगे हम. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. नेक्स्ट इज नेक्स्ट है where the when the consent is caused by misrepresentation the contract under section 19 is. सेक्शन 19 का है ये कि कंसेंट ली गई है लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो उसको वैलिड वॉइड वॉइडेबल इलीगल क्या मानेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को. आंसर इज वॉइडेबल. नेक्स्ट इज कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं केस की, इनमें से बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं. मोरे बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में क्या कहा गया है इनमें से ये बताना है. हैज़ लेड डाउन दैट द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड व्हेन ही अटेन्स मेजोरिटी इज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, या फिर प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है वर्डनेस ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, या फिर लेड डाउन दैट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. तो कौन सी करेक्ट है इनमें से. आंसर इज 99 का आंसर है थर्ड इज करेक्ट. ओनली थर्ड इज करेक्ट. ये प्रिवी काउंसिल ने दिया गया है, प्रिवी काउंसिल द्वारा डिसाइड किया गया है किस रिगार्डिंग माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्डनेस. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग बाय द सब एजेंट. विलफुल रॉन्ग किया गया और फ्रॉड किया गया सब एजेंट के द्वारा, तो सब एजेंट डायरेक्टली लाइबल होगा एजेंट के, या फिर सब एजेंट और एजेंट बोथ आर लाइबल टू प्रिंसिपल, या फिर द एजेंट अलोन इज लाइबल टू द प्रिंसिपल. बोथ ए एंड बी. आंसर इज द सब एजेंट इज डायरेक्टली लाइबल टू द एजेंट. तो ये थे आज के क्वेश्चंस मॉक थर्ड के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.